Hello बच्चा लोग. So in today's video we are going to discuss about Newton's law of gravitation या फिर Newton's law of universal law of gravitation, जिसको हम लोग universal law of gravitation भी होता है. Universal क्यों? क्योंकि लाइक हर जगह ये law जो है applicable है. इस चैप्टर का मेन मुद्दा जो रहेगा वो यही है, हमें यही मेन चीज अगर देखें तो हमें पढ़नी है ग्रेविटेशन इस चैप्टर में. ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट पहले जान लेते हैं. ठीक है, तो स्टेटमेंट इसका है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट है अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विद सम डिफाइनाइट फोर्स. विद सम डिफाइनाइट मतलब जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. विद सम डिफाइनाइट फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ दैट टू ऑब्जेक्ट. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल नहीं, बट हाँ प्रोपोर्शनलिटी, रेशो हमेशा उनका क्या होगा, सेम होगा. और वो रेशो क्या होगा, लाइक दैट रेशो इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मासेस, प्रोडक्ट का मासेस. ठीक है, and inversely proportional to the square of distance between that two objects. ठीक है, तो every object in this universe attracts every other object with some definite force which is directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें मैथमेटिकली, अगर हम रिप्रेजेंट करें तो बेसिकली ये होगा हमारा F is directly proportional to product of टू मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट का मास m1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का m2 लिया हुआ है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ पे मैंने r जो है वो उनके बीच का डिस्टेंस लिया हुआ है, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो अगर इसी को मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये मिलके अगर हो जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो प्रोपोर्शनैलिटी हम कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये g जो है वही क्या अपना g जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. क्या है ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू हर जगह क्या होगी, सेम होगी g की. और ये जो g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है हमारी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, g इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी इनवर्स स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी इनवर्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये होती है अपनी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू. और ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे लिए VIMP रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स एग्जाम. ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 मार्क के लिए पूछा जाता है. ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में याद हमें करनी, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें याद करनी पड़ेगी, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में क्या है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, फोर्स फाइंड आउट करना है, और वो फोर्स, ठीक है, वो फोर्स होगा हमारा ये. ठीक है, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, अब आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होगा. ये हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला है वो क्लियर होगा. g दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.673. अब ये देखते हैं कि न्यूटन ने क्यों ये इनवर्स डिस्टेंस का स्क्वायर लॉ यूज किया, वो देखते हैं. ठीक है, तो इसको रफ करते हैं फटाफट. सो बच्चा लोग, हमें पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो हमने पढ़ा था. क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू, mv² अपॉन r. क्या होता है, mv² अपॉन r. ठीक है, अब न्यूटन के पहले केपलर्स ने अपने लॉज को डिस्क्राइब कर दिया था. केपलर्स ने अपने लॉज सारे स्टेट कर दिए थे. उन्होंने सारा प्लैनेटरी मोशन ऑब्जर्व कर लिया था. मतलब बेसिकली वहां से उन्होंने जो केपलर के अपने 3 लॉज है वो उन्होंने स्टेट कर दिए थे. उनको उन्होंने पहले ही पब्लिश मतलब बता दिया था पूरे जग को, लाइक हाँ कि ये 3 लॉज है, हमारे प्लैनेट्स ये सारे ऐसे मूव करते हैं. अब
उनके जो प्लैनेटरी मोशन है, उनके जो लॉज है, उनको न्यूटन ने रिफर किया, राइट, टू फॉर्म दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। केप्लर्स के लॉज को न्यूटन ने क्या किया, यूज किया टू फॉर्म दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो कैसे, तो लाइक केप्लर ने जो प्लैनेटरी मोशंस ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। तो अगर वैसे हम देखें तो v किसी भी प्लैनेट की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम माने कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर हम लोग प्लैनेट्स को ऐसे अज्यूम करें कि दे आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, दे आर, होता नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, केप्लर्स लॉ में हमने पढ़ा, राइट। बट अगर हम अज्यूम करें कि दे आर रिवॉल्विंग अराउंड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक कंप्लीट सर्कल, अगर वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीट सर्कुलर डिस्टेंस घूम रहा है, तो बेसिकली वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो सरकमफेरेंस जितना ही ना। अगर यहाँ पे हमारा अगर सन है और ये हमारा प्लैनेट एक रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो अगर यहाँ से स्टार्ट किया पूरा कंप्लीट राउंड उसने ट्रैवल किया, तो उसके लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल ना, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो है वो सरकमफेरेंस के बराबर है, और टाइम जो है वो टाइम पीरियड, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड, राइट। सो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय t। नाउ दिस वैल्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फोर्स ही ना, तो ये जो फोर्स है वो हो जाएगा हमारा m, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये मैं लिख देता हूँ 2 पाई r डिवाइडेड बाई t द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा r, यहाँ पे क्या हो जाएगा r। तो ये ये जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर को लिख देते हैं, तो f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा m 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इनटू r, t स्क्वायर इनटू r। नाउ we are going to multiply and divide with r, we are going to multiply and divide with r, ठीक है। so to this equation we are going to multiply and divide with r। बाय r, तो उससे क्या होगा, हमारा इक्वेशन तो डिसबैलेंस नहीं हो गया, हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों भी कर रहे हैं। तो f की वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी m 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर और r स्क्वायर इंटू r क्या हो जाएगा, r क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ये r स्क्वायर इंटू r क्यूब हो जाएगा, ये r इंटू r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, टी स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से f इज इक्वल टू, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 4 m पाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। मैंने क्या किया, जस्ट रीअरेंज कर दिया। अगर आप ये टर्म को ऑब्जर्व करो, इसको मैं थोड़ा अलग मार्कर से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर आप इस टर्म को देखो, ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे हमें कुछ याद आएगा, एंड दैट इज केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, टाइम पीरियड of revolution, square of time period of revolution is directly proportional to the cube of distance between the average distance between that planet and sun, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, चलो, from Kepler's third law,
वी नो दैट t square is directly proportional to r cube. That means t square upon r cube is equal to what? Constant. जिसको हम k मान सकते हैं, जिसको हम क्या मान सकते हैं? k मान सकते हैं. ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये क्या है? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, मतलब अगर मैं इसका क्या कर लू, रेसिप्रोकल ले लू, क्या कर लू? रेसिप्रोकल ले लू, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन के, विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन के. तो ये टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन के लिख सकता हूँ, राइट. तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो f क्या हो जाएगा मेरा? f जो है वो हो जाएगा मेरा 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर. ओके, अब ये जो है 4 मेरा कांस्टेंट होता है, मासेस जो है वो भी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का जो मास है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा. पाई स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है. एंड के तो कांस्टेंट है ही, राइट. तो ये इंटायर टर्म जो है, ये इंटायर टर्म क्या है? ये इंटायर टर्म कांस्टेंट है, ठीक है. ये क्या है? कांस्टेंट. तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1 अपॉन आर स्क्वायर. और इसी कंक्लूजन से न्यूटन ने जो था अपने लॉ में क्या यूज किया था कि दैट यूनिवर्सल लॉ, जब फोर्स अप्लाई हो रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट टू ऑब्जेक्ट्स, राइट. यहाँ पे हम दिख रहा है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. और यही कंक्लूजन से क्या किया था न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जो फोर्स उस बताया दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बोला, ठीक है. तो और ये लॉ उन्होंने कहां से निकाला? तो केप्लर्स के ऑब्जर्वेशन से निकाला, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या था कि अगर दो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे, राइट, मतलब सन है, सन के अबाउट एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है फिलहाल, तो वो जो प्लैनेट वहां पे वो सर्कुलर मोशन जो परफॉर्म कर रहा है, वो मोशन सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से. एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स is nothing but the gravitational force. क्योंकि ग्रेविटेशन, यहाँ पे हमने क्या देखा था? सेंट्रीपिटल फोर्स निकाला. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर आया है. और अपने ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हमने क्यों यूज किया? ये हमने प्लैनेट्स के लिए यूज किया ना कि सन, हमारा सेंटर में सन है, उसके अबाउट प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और उससे हमें पता चला कि f इज 1 अपॉन r स्क्वायर. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्लैनेट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है वो भी इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस लॉ को फॉलो करता है. दैट मीन्स यही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है. मतलब अगर हमारा यहाँ पे सन है, ये हमारा ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसा घूम रहा है, ठीक है, इसके अबाउट, तो ये ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाते रहने का जो काम कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है. और इस केस में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है. दैट्स व्हाई मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाते हुए बताया भी था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कोई फोर्स नहीं होता. इट इज जस्ट अ नेट फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. और इस केस में वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कैसे न्यूटन ने हमारे जो लॉ है ग्रेविटेशनल लॉ, उसको इनवर्स डिस्टेंस स्क्वायर लॉ में लिखा, राइट, जो हमने यहाँ से देखा. दो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ना ही कोई पूछता है किसी एग्जाम में, हमारे बोर्ड्स में तो स्पेशली नहीं, बट ये हमारा कंसेप्ट बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों न्यूटन ने मासेस, प्रोडक्ट का मास जो हमारे मासेस का प्रोडक्ट है वो तो ठीक है, बट डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों? तो वो डिस्टेंस का स्क्वायर इस वजह से. और ये आया कहाँ से? तो जो केप्लर ने ऑलरेडी लॉज डिस्क्राइब किए थे, उसके लॉज जो स्टेट किए थे प्लैनेटरी मोशंस से, राइट, उनको स्टडी करके न्यूटन ने क्या किया? वो अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफाइन या फिर स्टेट किया और डिराइव किया. ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी. स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन. और आई होप
ये जो चैप्टर हमारा टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो मैंने स्टेटमेंट अभी रफ किया है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।